डेविल से शादी। अब तक आपने सुना कि अंश जब वॉशरूम में आया और अपने कपड़े को चेंज किया तब उसे रियलाइज हुआ कि उसके चोट से खून आ रहा है। ये देख अंश समझ गया कि पट्टी सही से नहीं हुई थी और इस वक्त अंश के पास फर्स्ट एड भी नहीं था, इसीलिए वो जैसे तैसे उसे ही ठीक कर रहा था। ऐसा करते हुए अंश को पता नहीं चला, लेकिन उसे बहुत देर वॉशरूम में टाइम लग गया और अब निमी उसे आवाज़ देने लगी। अंश ने खुद को नॉर्मल किया और बोला, आ रहा हूँ। अंश ने निमी को जवाब दिया और जैसे तैसे उसे ठीक कर कपड़े चेंज करके बाहर आया। निमी ने गौर से अंश को देखा, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। निमी ये सब देख के बोली, चलिए। हाँ, लेकिन अदिति कहाँ है? वो काव्या आंटी के पास है। मैंने उन्हें बता दिया कि हम बाहर जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अदिति को ले लिया। यह सुनकर अंश ने आगे कुछ नहीं कहा और निमी के साथ बाहर निकल गया। दोनों एक 5 स्टार होटल में आए, जो ऑफकोर्स मित्तल का ही था। अंश के कई सारे बिजनेस में से एक बिजनेस। अब आगे अंश और निमी दोनों ही अंदर गए और एक प्राइवेट रूम में बैठ गए। अंश के लिए हमेशा इस होटल में एक रूम बुक रहता था। वह यहीं पर फर्स्ट टाइम रियान की मॉम से भी मुलाकात हुई थी। अंश निमी को अच्छे से बिठा देता है और कुछ खाने का ऑर्डर करता है। निमी का पूरा ध्यान अंश पर था। वह अच्छे से अंश के हर एक एक्शन को देख रही थी और नोटिस कर रही थी। तभी अंश अपनी और निमी के प्लेट में खुद से खाना सर्व करते हुए बोला, क्या बात है निमी, मैं देख रहा हूँ कि तुम कब से मुझे गौर से देखे जा रही हो। अंश की बात पर निमी उसकी तरफ देखते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, और क्या मैं आपको देख भी नहीं सकती? बिल्कुल देख सकती हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी नज़र हमेशा मुझ पर ही रहे। अंश ने कहा। अंश की बात पर निमी स्माइल कर देती है। उसे कभी कभी अंश से ऐसी बातें सुनने को मिलता है, और जब अंश सामने से ऐसे कुछ कहता तो निमी बहुत खुश हो जाया करती। अंश और निमी खाना खाने के बाद कुछ देर वहीं ही बैठे। निमी यहाँ भी आकर जैसे बोर ही हो रही थी, इसीलिए वो इरिटेट होकर बोली, अंश, आप यहीं लाकर मुझे खुश करने वाले थे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ, और वो भी बहुत बुरा वाला। निमी ने यह गुस्सा करते हुए कहा, क्योंकि यहाँ आकर भी उन दोनों ने कुछ नया नहीं किया था, बस आए और खाना ऑर्डर किया और खा लिया, जो निमी को कुछ भी नया नहीं लग रहा था। अंश निमी की उदासी को देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मूवी की टिकट ले लेता हूँ, वो तुम्हें अच्छा लगेगा। अंश की बात सुनते ही निमी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई और वो एक्साइटेड होकर बोली, ये हुई ना बात, तो चलो हम मूवी देखने चलते हैं। निमी की खुशी देख अंश भी खुश हो गया और मूवी टिकट बुक करने लगा। तभी निमी का फ़ोन बजने लगा। ये देख निमी ने कॉल रिसीव किया तो सामने से काव्या जी बोली, हेलो निमी बेटा। जी आंटी। निमी, घर आओ जल्दी, अदिति बहुत रो रही है और चुप नहीं हो रही है। काव्या जी की बात सुनकर निमी टेंशन में बोली, अच्छा मैं कुछ ही देर में आ रही हूँ। ये बोलकर निमी ने फ़ोन रख दिया और अंश को देखते हुए बोली, मूवी का प्लान रहने दीजिए, अदिति बहुत रो रही है, घर जाना है। निमी की बात पर अंश को भी टेंशन हो गई कि उसकी प्यारी बेटी रो रही है, जिस वजह से अंश बिना वक्त गंवाए जल्दी से निमी के साथ निकल गया। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए और निमी ने रोती हुई अदिति को लिया और उसे अपने रूम में ले जाकर उसे दूध पिलाने लगी। अदिति को देखकर ही लग रहा था कि वो कितना रोई है, क्योंकि उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। अभी वो कुछ दिन की ही है,
जिस वजह से ज़्यादा आंसू तो नहीं आते, पर फिर भी वो रो रो कर पूरा घर सिर पर लिया हुआ था। दूध पीने के बाद भी अदिति रो रही थी, जिसे देख के अंश ने निमी के हाथ से खुद को अदिति को ले लिया, क्योंकि वो बहुत रो चुकी थी। अंश के पास जाकर भी वो रो रही थी। अंश ने उसे घुमाना शुरू कर दिया और साथ ही उसे लेकर बालकनी के पास चला गया। जब अदिति को बाहर की ताज़ी हवा लगी तो शायद उसे अच्छा लगा और वो शांत होकर चुपचाप सिर्फ अपने चारों तरफ देखे जा रही थी। और यही नहीं, वो अब अपने डैड को देखकर हंस भी रही थी। अदिति को इतना शांत देख के अंश को भी अब चैन मिला। अदिति कभी भी अंश की गोद में ज़्यादा नहीं रोई थी, लेकिन आज ही वो इतना रोई। अंश अदिति को शांत करवा के निमी को देते हुए बोला, अब से इसे भी अपने साथ ही लेकर जाएंगे, वरना इसका बुरा हाल हो जाता है रो के। थोड़ी ही देर में वो शांत हो गई और सो गई। निमी उसे सुलाते हुए अंश से बोली, आपके हाथ में जाते ही अदिति सो जाती है। अब तुम इस बात पर भी मुझसे लड़ाई करोगी? अंश ने निमी को अपने करीब करते हुए कहा। और इससे पहले निमी कुछ कह पाती, अंश ने उसके होठ पर अपनी होठ रख के उसे किस कर लिया। निमी के लिए यह किस बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, जिसके लिए वो रेडी भी नहीं थी। अंश को जब इस बात का एहसास हुआ कि निमी उसे किस नहीं कर रही है, तब अंश उसे किस करना छोड़ दिया और निमी को देखने लगा। निमी अभी भी अंश को शॉक्ड होकर देख रही थी। निमी को ऐसे देख अंश जोर से निमी के लिप्स को वाइट किया, जिससे निमी को दर्द हुआ और वो गुस्से से अंश का नाम लेते हुए बोली, अंश, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम ही खोई हुई थी, मैं तुम्हें होश में लेकर आया हूँ, अंश ने निमी से कहा, जिससे निमी आगे कुछ ना बोलते हुए बोली, छोड़िए मुझे, मैं जा रही हूँ चेंज करने। निमी ने यह कहा और अंश से खुद को छुड़वाकर वॉशरूम चली गई। निमी के चले जाने के बाद अंश क्लोसेट रूम में गया और अपने कपड़े लेकर चेंज करने लगा। अंश ने अपने ऊपर की बॉडी से सारे कपड़े निकाल लिए थे और उसका चोट अब साफ साफ दिख रहा था कि तभी क्लोसेट रूम का दरवाज़ा खुला और निमी अंदर आई। अंदर आते ही निमी की नज़र अंश पर गई, जो शर्टलेस खड़ा था, और साथ ही निमी की नज़र अंश के चोट पर भी गई, जिसे देखकर निमी परेशान से उसके पास आई और बोली, अंश, ये क्या है? आपको ये चोट, और वो भी इतना बड़ा, कैसे लगा? निमी को वहाँ देखकर और उसकी बातें सुनकर अंश थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि निमी को कुछ भी पता चले, लेकिन निमी ने अब उसे देख लिया था। अंश निमी को देखकर थोड़ा सा परेशान हुआ, फिर थोड़ा शांत होकर बोला, निमी रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। कैसे कुछ नहीं हुआ है अंश? ये आपको इतनी चोट लगी थी और आपने मुझे ये बताना भी जरूरी नहीं समझा। आखिर क्यों अंश, क्यों? निमी की बात सुनकर अंश उसके पास आया और जैसे उसे छूने वाला था, निमी खुद ही आगे आई और अंश के हाथ को देखते हुए बोली अंश, निमी सब ठीक है, ये कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? आपको कब से ये चोट लगी थी? यही कारण था कि आप इतने दिन से ऐसी बातें किए जा रहे थे? निमी ने रोते हुए कहा। अंश की चोट को देखकर निमी की आंखों में आंसू आ गए, और खास करके ये सोचकर कि अंश न जाने कितने दिनों से उसे बिना बताए ये सब सह रहा है। वही अंश इतना नॉर्मल बिहेव किया, फिर भी निमी से छिपा नहीं सका। आज अगर निमी अपने कपड़े लेने नहीं आती तो शायद अंश किसी को कुछ पता नहीं चलने देते। अंश प्लीज बताइए ना, आपको ये चोट कैसे लगी? निमी बार बार अंश से एक ही सवाल किए जा रही थी।
उसे यह जानना था कि आखिर अंश की चोट कितनी गहरी है और अंश इस बात को टाले जा रहा था। अंश शांत होकर पहले अपनी टी शर्ट पहनता है जिससे निमी चोट को अब ज़्यादा देर ना देख सके। फिर अंश निमी को लेकर बाहर आया और उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। निमी की आंखें अभी भी नम थी। उसने कभी भी अंश को ऐसी हालत में नहीं देखा था, जिस वजह से निमी के लिए यह बहुत दर्द भरा था। निमी अभी भी अंश को वही सवाल किए जा रही थी, लेकिन अंश अब निमी को सच नहीं बता सकता था, जिस वजह से अंश ने एक बार फिर से निमी को किस करने लगता है, जिससे निमी का ध्यान चोट से हट जाए। थोड़ी देर किस करने के बाद अंश निमी के सिर पर हाथ रखकर बोला, सब ठीक है, शांत हो जाओ और तुम चिंता मत करो। आपने ऐसे क्यों किया? मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मैंने ऐसा किया होता तो? निमी ने रोते हुए कहा। निमी की इतनी इमोशनल बातें सुनकर और खास करके ये सुनकर कि उसके साथ होता तो अंश क्या करता, ये बातें अंश को बुरा फील करवाना और वो दर्द दिलाने के लिए काफ़ी था। अंश ने निमी को और ज़्यादा कस के गले लगाते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं होने वाला जान। अब हम इस बारे में ना बातें करेंगे, ना सोचेंगे, प्लीज़। अंश के मुंह से प्लीज़ सुनकर निमी शांत हो गई। वो समझ गई कि अंश अब उसके बारे में कुछ नहीं सुन सकता। अंश के लिए निमी से बढ़कर और कुछ नहीं है, जिस वजह से वो कभी ऐसा कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकता। अंश निमी को लेकर सो जाता है। पूरी रात निमी जगी हुई थी, लेकिन फाइनली अंश ने निमी को सुला दिया। वहीं दूसरी तरफ मीता अपने रूम में रियान से बात कर रही थी और रियान उसे कुछ कुछ कहे जा रहा था। फिर वो बोला, मीता, मेरा गाना सुन लो प्लीज़। ओके फाइन, लेकिन फ़ोन पर अच्छा लगेगा? सब सही लगेगा, रियान ने कहा। रियान की बात सुनकर फाइनली मीता ने हाँ कहा और रियान ने गाना शुरू किया। मेरी महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नज़रें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। रियान का गाना खत्म होने के बाद मीता ने कहा, क्या बात है, मस्त सॉन्ग है, लेकिन सुबह सुबह मुझे ये सौभाग्य क्यों मिला? क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हें सुनाकर चेक किया कि सब ठीक है या नहीं। रियान की बात सुनकर मीता एक बात समझ गई कि रियान के लिए वो कॉन्सर्ट बहुत बड़ा होने वाला है, जिस वजह से रियान इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है। और यह बात मीता ने रियान के मुंह से ही बहुत बार सुना था कि यह कॉन्सर्ट रियान के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। मीता रियान के लिए बहुत खुश थी और साथ ही उसके लिए प्रार्थना भी कर रही थी कि सब सही रहे। मीता को रियान की हर कामयाबी पर खुशी मिल रही थी। रियान उससे बहुत कुछ बताए जा रहा था और मीता बस उसे प्यार से सुने जा रही थी। मीता अपने रूम में अकेली थी और उसके दिमाग में अब बहुत कुछ चल भी रहा था, लेकिन वो यह सब अपने चेहरे पर नहीं आने दे रही थी। कुछ देर रियान से बात करने के बाद मीता फ़ोन रख देती है। वहीं दूसरी तरफ संदीप अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था और साथ ही अपने फ़ोन पर बात भी किए जा रहा था। वहीं ऋचा भी बैठे हुए उसे ही देख रही थी। आज संदीप अपने साथ ऋचा को लेकर आया था और उसे अपने साथ बिठा रखा था। ऋचा जब से आई थी संदीप को काम करते हुए ही देख रही थी, जिस वजह से वो बोली, संदीप, इससे अच्छा तो मैं अपने हॉस्पिटल चली गई होती। ऋचा की बात सुनकर संदीप उसे देखकर बोला, बस कुछ मिनट, अपने काम को जल्दी से ख़त्म करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ, बस कुछ देर रुक जाओ। मैं पिछले 1 घंटे से यही सुन रही हूँ कि
आप कुछ देर में मेरे पास आ रहे हो, लेकिन वो कुछ देर हो ही नहीं रहा है, ऋचा ने इरिटेट होते हुए कहा, क्योंकि वो बहुत देर से ऑफिस में बैठी हुई थी, पर उसे यही कहा जा रहा था कि मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। उसकी इस बात को सुन के ऋचा अब इरिटेट हो चुकी थी और वो थक हार के अब जाना चाहती थी। संदीप बस कब से यही बोले जा रहा था कि बस अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ऋचा फिर से एक बार शांत हो गई, यह सोचकर कि अब संदीप सच में अपने काम खत्म करके उसके साथ रहेगा। वहीं संदीप फिर से किसी को कॉल करके बोला, मैंने तुम्हें जो कहा वो काम जल्दी से करो। संदीप, मैं अपने इम्पोर्टेंट काम छोड़कर आई हूँ, प्लीज़ क्या काम है बताओ, जिस वजह से मुझे यहाँ लेकर आए हो। इस बार फाइनली संदीप ऋचा के पास आया और उसके बगल में बैठकर उसे गले लगाया और किस करते हुए बोला, शांत, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ जिससे कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अपने पास देखना चाहता हूँ। संदीप की बात सुनकर ऋचा उसे बहुत गुस्से के साथ देखी, क्योंकि ऋचा आज हॉस्पिटल में बहुत ज़रूरी पेशेंट को छोड़कर आई थी और लगा था कि संदीप को उससे बहुत ज़रूरी काम है, जिस वजह से उसे इतनी जल्दी वो सुबह सुबह घर से ऑफिस लेकर आया है। ऑफिस आने के बाद संदीप अपने काम में बिजी हो गया और अब उससे यह कह रहा था कि उसे सिर्फ ऋचा को देखना था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने मुझे यहाँ सिर्फ मेरी शक्ल देखने के लिए बुलाया है और मैं कितने ज़रूरी काम छोड़कर आई हूँ। तुम्हारा कौन सा ज़रूरी काम है? कुछ पेशेंट ही तो हैं, उन्हें कोई और देख लेगा। मैंने तुम्हारी आज की छुट्टी के लिए हॉस्पिटल में बता दिया है, इसीलिए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, संदीप ने उसे देखते हुए कहा। लेकिन ऋचा को इस बार संदीप की बात सुनकर और ज़्यादा गुस्सा आया और वो गुस्से से तमतमाती हुई बोली, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुमने मुझे बिना पूछे ये सब क्यों किया? तुम्हें पता है उन लोगों का इलाज मैं कर रही हूँ, जिस वजह से मुझे उनको देखना जरूरी था, और तुमने ये सब कर दिया। खैर अब मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, ऋचा गुस्से से उठते हुए बोली। संदीप ऋचा को रोकते ही रह गया, लेकिन ऋचा नहीं मानी और वहाँ से जाने लगी। संदीप ने बहुत कोशिश की कि ऋचा वहाँ रुक जाए और ना जाए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ऋचा सीधे ऑफिस से बाहर चली गई और संदीप कुछ नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ अंश भी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, क्योंकि रात वाली बात पर निमी भी उससे ज़्यादा नाराज थी और वो भी अंश से बात नहीं कर रही थी। अंश ने निमी को बहुत मनाने की कोशिश किया, लेकिन निमी भी कहाँ उससे मानी। अंश बैठा हुआ ये सब सोच ही रहा था कि तभी संदीप का कॉल आया और वो बोला, अंश। अंश ने जवाब दिया। ऋचा गुस्सा हो गई है और मान नहीं रही, क्या किया जाए? संदीप की बात पर अंश उससे बोला, मैं क्या तुम्हें बताऊं, मैं तो खुद ही इस बात को लेकर परेशान हूँ। तुझे क्या हुआ? निमी ने चोट देख ली और गुस्सा हो गई है और अब मुझसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे मनाऊं। अंश ने संदीप को सारी बातें बताई, जिसे सुनने के बाद संदीप बहुत जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तूने मेरी बात मान ली होती तो तुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। शट अप, अब हो गया जो होना था। हाँ बात तो सही है, लेकिन ये सब सही करने का मेरे पास एक प्लान है, तू चाहे तो हम ऐसा कर सकते हैं, संदीप ने अंश को सॉल्यूशन देते हुए कहा। अंश कुछ देर इस बारे में सोचा और फिर बोला, और वो क्या है? देवगढ़ में एक पूजा है जिसमें हमें जाना है,
तेरे पास भी इनका इन्विटेशन आएगा, तो क्यों ना हम वहाँ पर चले। अंश को अच्छे से पता था कि संदीप कौन सी पूजा की बात कर रहा है। हर 5 साल के बाद देवगढ़ में एक बहुत बड़ा शिव जी का पूजा हुआ करता, जिसे 2 परिवार ही क्या करते। इस बार संदीप की फैमिली यह पूजा कर रही थी। संदीप एक रॉयल फैमिली से आता था, जिस वजह से उसका परिवार बहुत बड़ा था। अंश कुछ देर संदीप की बात सोचते हुए बोला, वहाँ जाना ठीक रहेगा? हाँ, वहाँ पर क्या है? संदीप ने अंश से कहा। संदीप की बात सुनकर अंश बोला, मेरी शादी की बात अभी किसी को पता नहीं है, जिस वजह से निमी और अदिति को लेकर जाना अभी ठीक नहीं रहेगा। और वैसे भी वो जगह कभी सेफ नहीं रहा। अंश ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि पिछली बार अंश और संदीप पर उसी जगह पर अटैक हो चुका था, लेकिन उस समय दोनों की टीम उनके साथ थी और दोनों खुद इस काबिल भी थी कि कोई उनका कुछ ना कर सके। लेकिन इस बार बात अलग हो चुकी थी और साथ ही अब उन्हें खुद से ज़्यादा अपने पार्टनर की चिंता थी। संदीप भी जब सारी बातों को ध्यान से सोचता है, तब उसे भी लगा कि अंश के कहने का मतलब सही है। अंश आगे बोला, बहुत बेकार प्लान है, कुछ और सोचो। मैं क्या करूं? जितना समझ में आया सब बता दिया, संदीप ने कहा। बेचारा संदीप, जितना उसके बस में था वो सब कर चुका था। अब वो क्या करे और क्या ना करे, यही वाला हिसाब किताब हो गया था। वो जो भी प्लान अंश को बता रहा था, अंश उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट निकाल के उसे मना कर दिए जा रहा था, जिसे देख के अंश अब संदीप हार मान चुका था और अब वो उसे कुछ नहीं बताने वाला था। अंश ने थक हार के कहा, स्टॉप इट, तेरे से कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए तुम शांत हो जाओ। तो तुमने किसी नॉर्मल लड़की से शादी क्यों नहीं किया? किसने कहा था कि फूलन देवी से शादी करने के लिए? अब तो भुगत। मेरा क्या है, मैं एक बार बोलूँगा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और ऋचा सारी लड़ाई भूलकर मुझसे बात करने लगेगी, संदीप ने थक के कहा, जिसे सुनकर अंश ने गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, तू फ़ोन रख। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होने वाला है ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।